हस्ती अपनी हबाब की सी है। हबाब यानी बबल। नस हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। शराब मिराश, इल्यूशन। ये नुमाइश शराब की सी है, नाज़की उसके लब की क्या कहिए। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। चश्म दिल खोल की, चश्म दिल खोल इस भी आलम पर, चश्म दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। और बार बार उसके दर पे जाता हूं, बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत अब इस्तिराब की सी है। इस्तिराब, रेस्टिवनेस। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। देखिए अब्र की तरह अब के, देखिए अब्र की तरह अब के, मेरी चश्मे पुराब की सी है। चश्मे पुराब, आईज वेलिंग विद टीयर्स। मीर उन नीम बाज आंखों में, नीम बाज हाफ स्लीप हाफ अवेक, मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। जी हाँ, मीर तकी मीर, रेख्ता यानी उर्दू के इनिशियल फॉर्म के बाबा आदम, बुजुर्ग, ग्रैंडफादर, जिनके लिए चाचा गालिब खुद लिख गए थे कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। और रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। मोहम्मद तकी, तखल्लुस मीर तकी मीर, आगरा की पैदाइश, एक खुददार शायर की हैसियत से दिल्ली और आगरा और उसके आसपास मकाम करते रहे। और जब दिल्ली को नादिर शाह और अब्दाली ने लूट कर वीरान कर दिया तो लखनऊ भी तशरीफ लाए। पर यहां भी वो आफियत और सुकून उनको नहीं मिला, उनका दिल तो दिल्ली में ही रहा। लगातार रंजो अलम के साथ जिंदगी गुजारी। मीर का कलाम एक एंग्स्ट का है, बेकरारी, इज़्तिराब। एंड इट इज क्वाइट अमेजिंग हाउ ही अनरेवल्ड द existential dilemmas, developed a form, evolved his diction, and brought it to perfection. उनके कलाम में साफ गोई है और सादगी है, और जिंदगी के तमाम पहलुओं पे गुफ्तगू है। ये उनके उर्दू के 6 दीवानों से जाहिर होता है। उनके क्रिएशंस में कुछ शायरों का तज़किरा भी है। जिक्र मीर ऑटोबायोग्राफिकल है, और फैज मीर एक बाउंटी ऑफ सूफी सेंट्स। तो इन सब वजहों से उनको उर्दू अदब में एक शायर के अलावा बायोग्राफर और क्रिटिक का भी मकाम मिला। पब्लिक कैफे में खुशामदीद। तो नाजरीन, आयश गहलवी ने गालिब के की मुश्किल पसंदी और उनके मुश्किल पसंद कलाम सुनकर तंग आके कहा था कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। कलामे मीर समझे और जबाने मीरजा समझे, मगर उनका कहा ये आप समझें या खुदा समझें। तो खैर, गालिब पे बात नहीं हो रही है, बात जो उन्होंने कलामे मीर कहा उस पे हो रही है। और कलाम मीर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं 3 जानी मानी आपकी शख्सियात। खैर मकदम है प्रताप श्रीवास्तव साहब का, राजीव बिश्नोई साहब और सैयद कबीर अहमद साहब। खुशामदीद। तो आज मीर तकी मीर के कलाम पे बात की होगी। और पहले मैं आप लोग को बता दूं, जैसा पिछली बार गालिब के प्रोग्राम में हम लोगों ने किया, तो मैंने कुछ 3 उनकी गजल चूज की हैं।
वो मैं एक बार स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग देख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, देखिए जी। तो एक तो ये हो गई, देख तो दिल की जहां से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। और एक ये है, ये मुझे रेख्ता पे नहीं मिली इसलिए मैंने हाथ से लिखवाया किसी से। गुल को महबूब हम के आस किया, और था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही जर्रा जहूर था। तो मैंने 3 पर्चियां बनाई हैं साहब। वो जो पिछली बार बाजीचा अतफाल हमने किया था, वो इस बार बच्चों का खेल और कर लें। और आप लोगों के लिए ये 3 पर्चियां हैं, तो इनमें से निकालूंगा, आप लोग को इनमें से कोई आपके जिम्मे आएगी। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ श्रीवास्तव साहब आपके लिए। तो ये मुझे बता रहा है कि मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था। और कबीर साहब, अब आपके लिए पर्चा निकालता हूं। दिल को महबूब हम की आस किया। और फिर एक जो बची वो फिर मेरे और विश्नोई साहब के नाम आएगी। तो विश्नोई साहब, वो दिल देख तो दिल के जहां से उठता है, ये मैं थोड़ा बहुत इसका जो मतलब बता पाया बताऊंगा, लेकिन आप तैयार हो जाएं, इसको आपसे सुनेंगे तरन्नुम में जी। और आप लोगों ने, नाजरीन, मेहंदी हसन ने 70s में ये गजल गाई थी तो बहुत फेमस हुई थी, और आज विश्नोई साहब से हम लोग इसको सुनेंगे। तो सबसे पहले कबीर साहब आपके पास आते हैं, और आपसे चूंकि दरखास्त है कि मीर साहब की जिंदगी के बारे में आप कुछ बताएंगे, तो आपके पास बीच बीच में आते रहेंगे। तो आपको जो गजल मिली है मैं फिर से दिखा दूं, या वो शेर नहीं आपको नहीं, मैंने आपको मैंने नोट कर लिया कर है। लिया? जी जी। तो वो, और तो अगर आप 3 शेर उसके इंटरप्रेट करेंगे तो आपके पास 3 बार आएंगे, तो आप एक एक बार में एक करें। जी जरूर। जी, तो इरशाद। इजाजत हो तो मीर जी साहब जी की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जी देखिए, मीर तकी मीर उर्दू के अजीम तरीन शायर तस्लीम किए जाते हैं, और ये बात कई कद्दावर शायरों ने खुद मानी है। जैसा कि आप जानते होंगे, गालिब साहब का एक शेर है कि गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं। वाह। ये गालिब का शेर है। जी ज़ौक़ का एक शेर है कि न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। गल में मारा। जी तो ये मीर साहब का रुतबा है। लेकिन इनकी जिंदगी के बारे में आप सुनेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजरे। मीर मोहम्मद तकी इनका नाम था, और मीर तखल्लुस था इसलिए मीर तकी मीर के नाम से मशहूर हुए। इनके वालिद मीर मोहम्मद अली, जो कि अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे, और वो इसलिए कि वो एक सूफी खसलत इंसान थे, सूफियाना तबीयत पाई थी। उनके यहाँ घर में कोई माल और दौलत नहीं था, और बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते थे। उन्हीं के एक मुरीद थे अमानुल्लाह साहब, जिनको मीर चचा कहते थे क्योंकि इतना नज़दीक थे वो मीर के वालिद से। तो अमानुल्लाह ने ही मीर को बहुत कुछ पढ़ाया, और उन बचपन जो है वो मीर का अमानुल्लाह की संगत में गुजरा। और अमानुल्लाह साहब जो थे वो भी सूफी किस्म के इंसान थे, और सूफियों के पास उनका उठना बैठना था। तो जब जाते थे किसी सूफी के पास तो मीर को भी अपने साथ ले जाते थे। अभी मीर 10 या 11 साल के हुए थे कि पहले अमानुल्लाह और फिर मीर के वालिद का सन 1733 में इंतकाल हो गया। मीर की पैदाइश है सन 1723 की, और 33 में इनके वालिद का और चचा दोनों का इंतकाल हो गया। वालिद के पास थोड़ा बहुत जो कुछ था वो सौतेले बड़े भाई ने रख लिया, और मीर के हिस्से में जो आया वो सिर्फ वालिद के ऊपर चढ़ा हुआ 300 रुपए का कर्ज था, जो उनके वालिद के मुरीदों की मदद से इन्होंने अदा किया। अब घर में जब फाके होने लगे तो ये मीर, जो कि उस वक्त खुद भी बचपन ही था मीर का, 1734 में अपने एक रिश्तेदार के साथ इन्होंने दिल्ली का सफर किया।
और वहाँ पे शमशामुद्दौला एक रईस थे जो कि मीर के वालिद के बहुत मुतक़िद थे। उन्होंने मीर के लिए 30 रुपए महीने का वजीफा तय कर दिया जो कि उनको मिलता रहा। मीर इस वजीफा मिलने के बाद वापस आगरा आ गए और इत्मीनान की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन बड़े भाई के रवैये से मीर को काफी सदमा पहुंचा था और मीर को मालूम तो नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तो शायद इसी पर उस गजल का जो पहला शेर है वो इसी सब्जेक्ट पर है कि किस तरह से इंसान को धोखा होता है। कहते हैं कि गुल को महबूब हम कयास किया, मतलब हमने तो सोचा था कि गुल जो है वो महबूब नहीं तो कम से कम मेरे महबूब की ही तरह होगा, लेकिन फर्क निकला बहुत जो बास किया मतलब सूंघा। तो लेकिन जब गुल को सूंघा तो बहुत फर्क निकला, कहाँ मेरे महबूब की खुशबू और कहाँ ये गुल, कुछ भी नहीं उसके सामने। तो ये एक मुस्तकिल ये एक सब्जेक्ट रहा मीर की जिंदगी में कि जगह जगह पर मीर को मायूसी का सामना करना पड़ा। और आगरा का ये जो दौर था मीर का बचपन का और इत्मीनान की जिंदगी का, ये इस जगह पे आके खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर दिल्ली का दौर शुरू होगा। जी जी जी। तो श्रीवास्तव साहब आपके पास आते हैं और आपको जो गजल इंटरप्रेट करनी है उसका एक ये जो इसका मक्ता है ये बहुत जबरदस्त है मेरे हिसाब से। आप तो इसका मतलब और बताएंगे कि था वो तो रश के हूर बहिश्ती हमी में मीर, समझे न हम तो फहम का अपना कसूर था। तो श्रीवास्तव साहब। शुक्रिया। ये जो गजल आपने मेरे लिए चुनी है जी, इससे आपकी बात का थोड़ा सा से कुछ उल्टा इसमें है, दरअसल मुश्किल है, जी जी उतनी आसान नहीं है, जी लेकिन पसंद मुझे भी बहुत है। तो इसमें पहले तो ह्यूमिलिटी ऑफ उस आदमी की भी देखिए जो उसका मतलब ही है, था मुश्तार हुस्न से उसके जो नूर था, मतलब इट वाज सब मालिक से बोरोड है, जो कुछ भी नूर है हमारे पास, जो कुछ भी हमारी चमक धमक है सब उससे बोरोड है। था मुश्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में सूरज में भी उसही का जर्रा जहूर था। तो फिर एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करते हैं इस गजल में जो कि मेरे हिसाब से बहुत मीर का कमाल क्या है, मतलब मीर का कमाल मेरे ख्याल से ये है कि वो सही लफ्ज को सही जगह रखना ही उनका कोई बराबरी नहीं कर सका इस मामले में। तभी उनको जैसे ये कबीर ने कहा कि खुदाए सुखन कहा जाता है, इसीलिए। तो शेर यूं है कि कल पांव एक कासे सर पर जो आ गया, कासे सर इज अ स्कल, ये खोपड़ी ये थी, तो कहीं चलते हुए उनका पांव पड़ गया एक कासे सर स्कल पे। तो कल पांव एक कासे सर पर जो आ गया, यकसर जो उस्तखान शिकस्तों से चूर था। बीटन बाय द वेगरीज ऑफ टाइम, वक्त के थपेड़ों से वो जो खोपड़ी थी वो जर्जर हो गई थी, तो उस पर पांव पड़ गया। तो वो स्कल उनसे कहती है, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। ये मीर का स्टाइल है, ये ब्रज भाषा की उसमें आ जाती है उनके उसमें। कभी को कभू बोलते हैं और किसी को किसू बोलते हैं। तो मैं भी कभू किसी का सरे पुरगुरूर था, किसी का प्राउड हेड था मैं। आज मैं जरूर शिकस्ता हाल में यहाँ जमीन में पड़ा हूँ, पर ये मत अच्छा लेसन है। और था वो जो रश के हूर बहिश्ती हमी में मीर, वो हुस्न, वो खूबसूरती, वो ब्यूटी जिसको देख के जन्नत की हूरें भी रश करें।
जिसको ऐसी खूबसूरती हमारे अंदर थी, हमारे ही अंदर छुपी हुई थी। तो ये बात हम अगर समझ नहीं पाए तो वही कह रहे हैं कि था वो तो रश के हूर बहिश्ती हमी में मीर, समझे ना हम तो फहम का अपनी कसूर था। तो ये जैसा कि मनी ने भी कहा कि ये शेर मुझे बहुत पसंद आता है। जी, और शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो विश्नोई साहब आपके पास आते हैं। आप जो जो गजल आपके नाम निकली है उससे प्रोग्राम की इंतहा करेंगे, जी और अभी आपसे दरखास्त है कि आप अपने मन पसंद, अपनी पसंद की कोई एक गजल मीर साहब की, अगर कौन सी सुनाएंगे आप? जी, आपकी पर्चियों में जो नहीं है जी 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 उसके हिसाब से मुझे एक समझ में आ रही है, जो बेगम अख्तर साहब ने गायबा ने गाई जी। थी कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, वाह वाह कुछ वाह, ना क्या! दवा ने काम किया। हाँ, अरे तो तो इससे अगर पहले आपको कि आप, पसंद जी हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन आप, इससे पहले कि आप शुरू करें, जी एक इस गजल का पता नहीं आप जो गाएंगे उसमें है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सुना हम्म। दूं नाजरीन को कि हाँ उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया। लेकिन ये अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद, जी यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। जी, तो, शुक्रिया तो शुक्रिया। कबीर साहब, ये मीर साहब की जिंदगी का जो आप उनके बारे में बता रहे थे, वो सिलसिला जारी रखते हुए, अब वो दिल्ली में उनका, जहां भी रहे, दिल मेरे ख्याल से दिल्ली में ही रहा। तो दिल्ली में मीर की रिहाइश के दौरान क्या हालात थे, और मीर साहब ने किस तरह गुजर बसर किया, इस बारे में बताएं। फिर उस आपकी गजल का अगला शेर, उसको इंटरप्रिटेशन। जी या तो सन 1739 तक मीर आगरा में रहे और उनका वजीफा जारी रहा, तो इत्मीनान की जिंदगी चलती रही। लेकिन 1739 में जब नादिर शाह का हमला हुआ, तो इनके जो मोहसिन थे शमसामुद्दौला साहब, जिनकी वजह से इनको वजीफा मिल रहा था, वो नादिर शाह की फौज के साथ लड़ते हुए मारे गए और इनका वजीफा बंद हो गया। अब जब नादिर शाह के वापसी के बाद हालात कुछ ठीक हुए, तो मीर ने फिर से दिल्ली का रुख किया, और दिल्ली में मीर अपनी सौतेली माँ के भाई सिराजुद्दीन खान आरजू खुद भी एक बहुत बड़े आलिम थे और शायर थे, तो उन्हीं के यहाँ मीर जाके रुके और मुलाजमत के लिए कोशिश करते रहे, जो कि कहीं नहीं मिली। और इसी बीच में खान आरजू साहब से मीर की कुछ अनबन भी हो गई। तो इतने मुश्किल हालात में मीर का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। अपनी आप बीती जिक्र मीर में मीर खुद लिखते हैं कि इन सब हालात की वजह से उनका साफ साफ अल्फाज में उन्होंने लिखा है कि और मैं पागल हो गया। अच्छी। और उसकी कैफियत ये थी कि जब चांद निकलता था तो इनको चांद में एक खूबसूरत परी ऐसी कोई चीज दिखाई देती थी, और फिर वो चांद से निकल के और उतर आती थी जमीन पे। उसकी वजह से मीर को इंतजार रहता था रात का, और दिन में जब वो विजन उनको नजर नहीं आता था तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते थे, और यहाँ तक कि किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया था। ये हालत तकरीबन 1 साल तक उनकी ये हालत रही। उसके बाद कहीं जाके ठीक हुए, और उसके बाद दिल्ली में ही मीर की मुलाकात सन 1741 में सैयद सादत अली से हुई, जिन्होंने इनको रेख्ता में शायरी की तरफ इनका रुझान, इनका शौक पैदा किया। और मीर चूंकि इनके अंदर इतना टैलेंट था कि वो बहुत जल्दी रेख्ता के माहिर हो गए और दिल्ली में बतौर शायर के मशहूर हो गए। दिल्ली में तकरीबन 42 साल रहे मीर, लेकिन ये दौर भी मीर के लिए आधे से ज्यादा परेशानी में गुजरा है।
42 में से 20 साल मुख्तलिफ रईसों की मुलाजमत में और 22 साल बेरोजगारी में गुजरे। ये था, और शायद यही वजह थी कि मीर अक्सर डिप्रेशन में भी रहा करते थे। बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था लोगों से, और आगे जैसा कि लखनऊ में उनके साथ हुआ कि लोगों ने उनको उनके तल्ख ज़बान की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते थे, जवाब दे देते थे, नवाब को भी जवाब दे देते थे, खरी खरी सुना देते थे। तो इस अरसे में मीर ने 2 रईसों के साथ जंगों में भी शिरकत की। एक रईस रियायत खान जो थे, जिनके यहाँ मीर मुलाजमत करते थे, तो 1748 में रियायत खान ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग की थी और उसमें मीर भी उनके साथ शरीक थे। फिर 1750 में नजमुद्दौला के साथ सफदरजंग के खिलाफ फर्रुखाबाद की जंग में शिरकत की थी। और इस सब के बाद आखिर के करीब 10 साल मीर दिल्ली में बेरोजगार रहे, हत्ता कि सन 1782 में नवाब आसिफुद्दौला के बुलावे पर वो लखनऊ आ गए। तो इतना ज़्यादा इन्होंने अलग अलग जगहों पे मुलाजमतें की और इंसानों को परखने का इनको बहुत मौका मिला। तो उस पर उनका, इस गज़ल का ये शेर भी बहुत मौजू आता है कि दिल ने हमको मिसाल आईना, दिल की मिसाल आईने की दी जाती है, और आईना क्या है कि अक्स दिखाता है, जो कुछ भी आईना के सामने होता है उसको दिखा देता है। तो उसी के लिए कहते हैं कि दिल ने हमको मिसाल आईना एक आलम से रूशनास किया, कि एक पूरे यूनिवर्स से मेरी पहचान करा दी दिल ने। और दिल ने इसलिए क्योंकि दिल जो है वो एक जगह इनका लगता नहीं था, कई जगह पे मुलाजमतें की, कुछ जगहों पे खराब हालात की वजह से छोड़नी पड़े, कुछ जगहों पे अपनी नाराजगी की वजह से इन्होंने छोड़ी। तो ये इनका दिल्ली का 42 साल के अरसे के बारे में एक छोटा सा, बहुत कम अल्फाज में इसको कंडेंस करके आपको बताया है। जी, फिर आएंगे आपके पास, तो लखनऊ के बारे में सुनेंगे, फिर श्रीवास्तव साहब के पास जाते हैं। तो सर, मीर और कलाम मीर के ऊपर और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे तो आप बस। मीर का एक अच्छी बात जो मुझे ये लगती है कि उनका कैनवास बहुत वाइड था। जैसे कबीर ने भी अभी कहा कि वो तजुर्बे उनको जिंदगी के बहुत रहे और सबको उन्होंने, बल्कि एक कहते हैं कि एक साहब ने कहा कि कुछ सुनाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरा कलाम आपके समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा क्यों? कि मेरा कलाम तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग समझते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो सबकी तरफ वो था। पर आप उनका एक कमाल, जैसे इसमें देखिए, आदमी, मतलब उन्होंने भेदभाव तो नहीं था उनका, वो सबको, हिंदू मुसलमान ये सब कोई चक्कर में नहीं पड़े हो, वो सब चीज उसमें थे। मीर साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, मीर साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना तो मुश्किल है मियां। तो ये बात जो उन्होंने, मतलब फरिश्तों के लिए तो भाई कहा जाए, उनको तो सब चीज, सब पावर्स हैं, सब ये हैं। हम इतने लाचार हैं और उसमें मुश्किलों में जूझते हुए रहते हैं, उसमें हम निभा ले जाएं, तब बात है। तो जो गजल भी अभी आप सुना रहे थे उसमें भी ये बात आती है कि इतनी सब मुश्किलें पड़ती हैं आदमी को, लेकिन वो तो मत सहल हमको जानो, फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमको जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आदमी, मतलब इंसान ऐसे ही नहीं, बड़ी आपको एक नियामत है, मतलब बहुत बड़ी चीज मिली है कि आप आदमी के उसमें हो, आसानी से इंसान नहीं बनते हैं। तो इस बात को उन्होंने, और उनकी लैंग्वेज का तो वो है ही है कि
एक जगह और भी कहते हैं कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। असीर माने वाह, कैदी। जी तो उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। और एक शेर जिसको कि गालिब ने भी कहा है कि इसके ऊपर मैं अपना सारा दीवान देने को तैयार हूँ। इस एक शेर के लिए उसकी शेर की सादगी देखिए और वो खूबसूरती देखिए कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब गुलाब की की सी। सी है। जी ये एक जरा सी झलक है उनके कलाम की जी कि जिसको कि आसान लफ्जों में, पर कैनवस बहुत वाइड है। और इसलिए जी जो ये किस्से हैं ये सब भी अब 300 साल पुरानी बातें हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो कोई नहीं जानता। बात को रोचक बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें कह दी जाती हैं। तो पर ये तो है कि कहते हैं कि वो जरा आप बददिमागी कह लीजिए कि खुददारी कह लीजिए, वो उसकी वजह से मुश्किलें उनको ज्यादा पड़ी। ये बात तो समझ में आती। ये उनकी अभी विश्नोई साहब जब वो सुनाएंगे हमें तो वो गोर दिल किस दिल जले की है ये फलक, तो है। उनकी गोर के ऊपर भी बड़ी यहाँ लखनऊ में कंट्रोवर्सी है। वो अलग से कभी उस पर बात करेंगे, शायद हम लोग भी एक दिन चल के उसको खोज के निकालें कि कौन सी है। कोई कहता है कि वो डालीगंज स्टेशन के नीचे दबी हुई है, कोई कहता है ट्रैक के नीचे है, एक कोई हाँ, जगह कहीं तो नहीं अभी पता। एक, मतलब दोनों नहीं, लखनऊ को मीर ने भी काफी भला बुरा कहा, कई बार कहा कुछ नहीं, ये वो दिल्ली के ही जी जी मतलब आशिक जी थे जी जी कि जी दिल्ली के वो बाकी लखनऊ को वो कहा। और जी लखनऊ ने भी उनकी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, असर उनको नहीं छोड़ी। उनको भुलाने में, उनको वो करने में। उनका अब एक जहां तक मेरी जानकारी एक निशाने मीर है जो कि सिटी स्टेशन के सामने आपको उसी तिराहे पे मिल जाएगा। अदरवाइज उनकी खबर कहाँ थी, तो वो आप। या जो आपने बताया है कि लखनऊ वालों को उन्होंने खास नहीं समझा और लखनऊ वालों ने भी, खैर जब वो शायद जब शुरू में जब आए थे तो किसी मुशायरे में गए, उनका पहनावा वगैरह देख के, यहाँ के जिसको कहते हैं कि फ्रिवलस शायर लोग थे शायद उस मुशायरे में, बांके शायर लोग, उन्होंने कहा, ये बड़े मीर साहब के बारे में अक्सर कहा जाता है, दिल्ली वाले लखनऊ वालों को सुनाते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, उनके लिए तो लखनऊ तो पूरब ही था, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट कर बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो कबीर साहब ये जैसा मैंने पहले अर्ज किया, सन 1782 में नवाब आसिफुद्दौला ने मीर की शोहरत सुन के मीर को लखनऊ आने का न्योता भेजा और साथ में रास्ते का खर्च भी भेजा। तो मीर लखनऊ आ गए और जैसा कि आपने अभी फरमाया कि एक आने के फौरन बाद एक मुशायरे में शिरकत की और अपना तारुफ उन अशार से किया जो आपने अभी पढ़ के सुनाए। तो उसमें दिल्ली के लिए उनका जो एक प्यार था दिल्ली के लिए वो झलकता है। हालांकि दिल्ली में भी उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था और नवाब आसिफुद्दौला ने 200 रुपये महीने के उनका वजीफा तय कर दिया था, जो कि एक अच्छी रकम थी उस जमाने के लिहाज से। और मीर साहब का जो उस वक्त के शोरा के साथ में जो कुछ भी बात होती थी तो उसमें कुछ चीज़ें जो मशहूर हैं। एक बार ये किसी ने मीर से कहा कि साहब लखनऊ में कितने शायर हैं, तो मीर ने कहा भाई मेरे अलावा मिर्ज़ा सौदा हैं और आधे शायर ख्वाजा मीर दर्द हैं। तो उस शख्स ने कहा कि और मीर सोज के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो तो नवाब साहब के उस्ताद हैं। तो मीर ने कुछ सोचा, फिर कहने लगे अच्छा चलिए ऐसा है तो पाव शायर उनको भी मान लेते हैं। तो मीर के ख्याल में लखनऊ में
इतने ही शायर थे। शायद इन्हीं ख्यालात की वजह से जो वो अलल ऐलान फरमा दिया करते थे, तो लखनऊ के शायरों में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे वो, हालांकि उनकी शायरी बहुत पॉपुलर थी। तो 1797 1797 में नवाब आसिफउद्दौला का इंतकाल हो गया, और उसके बाद मीर का जो वजीफा था 200 रुपए महीने का, वो बंद हो गया, और इनकी फिर वही खस्ता हालत हो गई। नवाब आसिफउद्दौला के बाद जो नवाब बने सादत अली खान, उन तक मीर की कोई बात पहुंचा ही नहीं रहा था। बहरहाल 4 साल इसी हाल में गुजरे, और इन्हीं 4 सालों में शायद मीर के जहन में लखनऊ के लिए एक ऐसे ख्यालात पैदा हुए, जैसा उन्होंने इस शेर में कहा है कि आबाद उजड़ा लखनऊ चुगदों से अब हुआ, आबाद उजड़ा लखनऊ चुगदों से अब हुआ, मुश्किल है इस खराबे में आदम की बूदुबाश। तो जाहिर है कि इन 4 सालों में इनकी कोई आमदनी नहीं थी, अपने जब जो कुछ जमा किया हुआ था उसी पे चला रहे थे। लेकिन 4 साल के बाद इंशा की सिफारिश पर नवाब सादत अली खान ने मीर का वजीफा फिर से बहाल कर दिया, जो कि 20 सितंबर 1810 यानी मीर के इंतकाल तक जारी रहा। 1810 में इंतकाल के बाद कब्रिस्तान अखाड़ा भीम में दफन किए गए, और जैसा कि अभी कहा जा रहा था, आज की तारीख में उनकी कब्र का कोई निशान बाकी नहीं रहा। और शायद इसीलिए उनका ये शेर भी बड़ा मौजू है कि सुबह तक शमा सर को धुनती रही, सुबह तक शमा सर को धुनती रही, क्या पतंगे ने इल्तिमास किया, कि परवाने ने शमा के कान में ऐसा क्या इल्तिजा कर दिया, ऐसा क्या रिक्वेस्ट कर दी कि सुबह तक जो है वो शमा जो अपना शमा की लौ जो थिरकती रहती है, उसको उन्होंने ये कहा है कि शमा सर को धुनती रही, क्या पतंगे ने इल्तिमास किया। तो ये मीर नाम का जो परवाना था, उसने उर्दू गजल नाम की शमा के कान में क्या कह दिया, और कह के गुम हो गया, और शमा जो है आज भी सर धुन रही है कि उसकी गजल को समझें और जाने, और परवाना जो है वो ऐसा गायब हुआ कि अब उसकी कब्र का भी कोई निशान पता नहीं है। जी, लगता नहीं है कि ये शेर 300 साल पुराना है, ये आज की जबान का शेर नहीं लगता है, जैसे कि कोई आज ही कह रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो खूबसूरती है मीर के अशार। जी जी। तो जो हमारे और बिश्नोई साहब के हिस्से की गजल थी, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। तो अब चूंकि बिश्नोई साहब को सुनने का मन कर रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी इसकी जो मतलब मेरी समझ में आता है बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये आप जानते ही हैं वैसे कि वेयर फ्रॉम, देख तो दिल के जहां से उठता है, वेयर फ्रॉम दिस स्मोक, दिस धुआं स्मोक राइजेस फ्रॉम द हार्ट और फ्रॉम द सोल, डज एनीबडी नो द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस स्मोक एमिनेट्स फ्रॉम। ये धुआं सा कहां से उठता है, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह हो यहां से उठता है। इज एड्रेसिंग स्काई की फलक, विच पर्सन बर्न डाउन इन लव लाइज इन दिस ग्रेव, शोला एक सुबह हो यहां से उठता है, a ball of fire every morning rises from this, लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहां, एक आशोभ वहां से उठता है। चश्मे शोख, mischievous, amorous glance, wherever the darts of our amorous glance hit, जहां भी लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहां, wherever it hits, so there is a storms unleashed, एक tumult follows with chaos close behind। और कब ये इश्क एक मीर भारी पत्थर है,
कब ये तुझ नात वहां से उठता है। तो ये द लव इज अ रियल बर्डन मीर, इट्स अ हेवी स्टोन। हाउ कैन इट बी लिफ्टेड बाय अ वीक debility that lives in you by a person, weak person like you alone. So I'll stop it here और हम विश्नोई साहब के पास आते हैं कि ये गजल उनसे सुने। कुछ नए शेरों के साथ आपको जो आपने सुनाए उसके अलावा भी कुछ जी जी, वो और अच्छा सुनाता हूँ रहेगा आपको। हाँ, जी। देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है। गोर किस दिल जले की है ये फलक, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है। बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्तां से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है। वाह, क्या बात, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। तो राह दूर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। काफिले में सुबह के एक शोर है, यानी गाफिल हम चले सोता है क्या। गाफिल यानी अनमाइंडफुल, यानी गाफिल हम चले सोता है क्या। सब्ज होती ही नहीं ये सरजमी, सब्ज होती ही नहीं ये सरजमी, तुख्म ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या। गैरत यूसुफ है ये वक्त अजीज, गैरत यूसुफ प्रॉफिट जोसेफ की डिग्निटी, और वक्त अजीज प्रेशियस टाइम। गैरत यूसुफ है ये वक्त अजीज, मीर उसको रायगा खोता है क्या। तो नाजरीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम जरा भी वक्त रायगा नहीं गया, और हम लोगों को करने में जितना मजा आया उतना आपको शायद सुनने में आया होगा, ऐसी उम्मीद है। और प्रताप श्रीवास्तव साहब, कबीर अहमद साहब, राजीव बिश्नोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और नाजरीन, आज के लिए इतना ही, अगले मंगलवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।